क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट। ठीक है, कर लीजिए, रिज्वाइन कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ओके ओके, बहुत फास्ट ज्वाइन कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अभी मैं सिखाता हूँ इसी को आपको, है ना, जो क्लासिफिकेशन चल रहा है मैटर का। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स आ गए। ओके 25 के आसपास स्टूडेंट पहले थे। चलो देखो, नेक्स्ट टाइम से और भी जल्दी मैं बता दिया करूंगा आपको जब रिज्वाइन हुआ करेगा। अभी फर्स्ट सेकंड क्लास है इसलिए मुझे कंफर्म नहीं था। तो यहाँ यदि अपन बात करें तो बात ये कर रहे थे मैटर के क्लासिफिकेशन की, जो दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं क्या बोल रहा था, एक तो ऐसा क्लासिफिकेशन जो देखते ही हमें पता लग जाए मैटर का कि किस तरीके का मैटर है, वो आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन में। और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी भी मैटर को लैब के अंदर लेकर जाएं और लैब के अंदर ले जाकर जब हम उसको प्रूव करें, ठीक है, कंफर्म करें एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल्स से, तो वो होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों को कंफर्म हो गया क्या होता है। लैब के अंदर जब हम मैटर को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट लगाकर, तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में आता है। और लेकिन कंपाउंड्स को केवल देखने से ही यदि पता लग जाए हमें, तो वो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। तो समझ गए स्टूडेंट्स, मैटर को दो टाइप से क्लासिफाइड किया है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, वो आगे जाकर जनरली तीन टाइप का है। एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को तीन टाइप से क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन की यदि बात की जाए तो केमिकल क्लासिफिकेशन में पहले तो मैटर को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। एक तो है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है मिक्सचर। अब इनको भी फर्दर क्लासिफाइड किया है। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को भी स्टूडेंट्स फर्दर क्लासिफाइड किया है। एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स की यदि बात की जाए तो कंपाउंड्स को भी फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स। और मिक्सचर की यदि बात की जाए तो मिक्सचर को भी फर्दर क्लासिफाइड किया है दो पार्ट्स में। एक तो होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक तो है होमोजीनस मिक्सचर और एक क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये एक मैटर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली भी मैटर को तीन टाइप में क्लासिफाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकली तो बहुत ज्यादा उसको क्लासिफाइड किया गया है, क्योंकि लैब के अंदर जो वर्क हुआ है तो उसके बाद तो क्लासिफिकेशन को अपने आप में ब्रॉड होना ही था। प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के आपके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, which are further classified into the metals, non-metals and metalloids. Compounds are further classified into the inorganic and organic compounds. Mixtures are further classified into the homogeneous and heterogeneous mixture. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, देन हम फिजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर देते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में आया क्या कि फिजिकल क्लासिफिकेशन? यस सर। ओके, फटाफट इसको नोट डाउन कर ले। नोट डाउन जो स्टूडेंट्स ने कर लिया हो तो वो क्या करेगा, ऐसे थंब कर देना या ऐसे कर देना, ताकि मुझे पता लग जाएगा सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया है इसको, है ना। ठीक है, ओके। तो ये मैटर जो है वो दो टाइप से ऐसे क्लासिफाइड किया है, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। बाकी भी लिख लीजिए फटाफट सभी। फिजिकल क्लासिफिकेशन से शुरू कर देते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट लिख लिया। चलें फिर आगे चलते हैं। एक स्टूडेंट शायद बीच में चला गया था, 24 दे रहे थे, तो वो भी लिख लो। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है, बिल्कुल बेसिक से आप चलें, बिल्कुल नहीं छोड़ें। ठीक है, चलिए देखिए। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना।
फिर बाद में केमिकल क्लासिफिकेशन पर जाएंगे जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। चलिए मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन आज आपको ठीक से सिखाता हूँ। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल दीजिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, समझिए मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन को। तो वैसे तो हम लोगों ने आपको बताया है कि 3 टाइप से इसको क्लासिफाइड किया गया है मैटर को फिजिकली। एक तो है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। ठीक, अब ध्यान से समझिए पहले सॉलिड के बारे में, सॉलिड होते क्या है। फर्स्ट पॉइंट की यदि यहां बात की जाए तो ऐसा मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों जो है डेफिनेट हो, फिक्स हो। ऐसा मैटर जिसका शेप भी फिक्स हो और वॉल्यूम भी फिक्स हो, एकदम डेफिनेट, उसको बोला जाता है सॉलिड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, शेप फिक्स होने का मतलब और वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब क्या है। वॉल्यूम का मतलब जिस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, जैसे एक फिक्स पर्टिकुलर एरिया में उसको यदि रखा जाए तो वो उस एरिया को ही घेरेगा। ठीक है, तो शेप और वॉल्यूम दोनों यहाँ डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं, वो होते हैं सॉलिड। जैसे ये जो मार्कर है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका शेप फिक्स है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है ये इसी शेप में रहेगा। और शेप फिक्स होने के साथ साथ इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, जिसको आप चाहे यहाँ रखते हो, टेबल पे रखते हो, कहीं भी रखते हो, इस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसी स्पेस को ये ऑक्यूपाई करेगा। तो इनको बोला जाता है सॉलिड, जिनका शेप भी और वॉल्यूम भी दोनों के दोनों जो है एकदम फिक्स हो, डेफिनेट। ठीक है, या फिर मैं जैसे बात कर लेता हूँ इस मोबाइल की बात मैं यदि कर लेता हूँ, तो ये मोबाइल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसका भी एकदम वॉल्यूम और शेप जो है वो फिक्स है, जो जगह है इसने घेरी हुई है वो फिक्स है, साथ ही साथ इसका शेप भी एकदम फिक्स है। अब बात करते हैं लिक्विड की, बहुत ध्यान से समझना, हम पहले ही कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इसकी, कि यहाँ जो है शेप फिक्स नहीं होता, इट मीन शेप होता है यहाँ पर इनडेफिनेट, फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो यहाँ फिक्स है, या फिर मैं बोल सकता हूँ डेफिनेट है। ठीक है, तो जिनका शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों फिक्स हो, डेफिनेट हो, वो तो आते हैं सॉलिड्स में। लेकिन जिसका शेप फिक्स ना हो, शेप इंडेफिनेट हो और वॉल्यूम फिक्स हो, वो आते हैं लिक्विड में। जैसे मैं बात करता हूँ वाटर की, वाटर लिक्विड है। अब यहाँ होता क्या है, वाटर को यदि आप लोग बोतल के अंदर भरते हो तो 1 लीटर बॉटल, सॉरी 1 लीटर वाटर जो है आपके पास बोतल में यदि आपने भरा तो उसने बोतल का शेप ले लिया, बकेट में भरा तो बकेट का शेप ले लिया, जग में भरा तो जग का शेप ले लिया, ग्लास में भरा या कप में भरा तो ग्लास और कप का शेप ले लिया। इट मीन जिस कंटेनर को आप यूज कर रहे हो, जिसके अंदर आप उसको भर रहे हो, उस कंटेनर का ही वो शेप ले लेता है, तो उसकी शेप फिक्स नहीं है। जबकि आप यहाँ देखिए सॉलिड को आप किसी भी कंटेनर में रख लीजिए, उसकी शेप तो फिक्स होती है, कंटेनर के अकॉर्डिंग थोड़ी ना उसकी शेप डील होती है। तो यहाँ शेप जो है वो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है। जिस कंटेनर में आप भर रहे हो उस कंटेनर की ये शेप ले रहा है, तो शेप यहाँ इंडेफिनिट है, फिक्स नहीं है। तो फिक्स क्या है, वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम कैसे फिक्स है कि 1 लीटर H2O है आपके पास, 1 लीटर वाटर है, ठीक है, और 1 लीटर को जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना होता है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बोतल के अंदर भी वो अपना वही एक फिक्स पर्टिकुलर, यदि माना कि 2 लीटर की बोतल है और उसमें आप लोगों ने 1 लीटर वाटर भरा है, तो 1 लीटर बोतल जो है वो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना 1 लीटर का होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो पूरी बोतल को भर देगा। समझे क्या आप लोग? ठीक, तो यहाँ वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। और गैस की यदि बात की जाए तो कुछ भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, यहाँ शेप भी और वॉल्यूम भी दोनों जो है वो इनडेफिनेट है, फिक्स नहीं है, दोनों इनडेफिनेट है, बिल्कुल भी नहीं है फिक्स। बहुत ध्यान से समझना कैसे है ये इनडेफिनेट, फिक्स क्यों नहीं है। एक्चुअली आप लोगों के पास 1 लीटर N2 गैस है, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास 1 लीटर N2 गैस है। उस 1 लीटर N2 गैस को, पहले मैं शेप पर बात कर रहा हूं कि शेप फिक्स क्यों नहीं है, फिर मैं वॉल्यूम पर बात करूंगा। 1 लीटर N2 गैस को यदि आप लोगों ने एक सिलेंडर में भरा और वो सिलेंडर जो है
रेक्टेंगुलर है माना कि, तो वो रेक्टेंगुलर सिलेंडर तो रेक्टेंगुलर शेप ले लेती है, और यदि स्फेरिकल सिलेंडर में भरते हो तो स्फेरिकल शेप ले लेती है। तो शेप बिल्कुल भी फिक्स नहीं है किसकी, गैस की। दूसरी बात, वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं है यार, यदि आप लोग 1 लीटर N2 गैस को छोटे सिलेंडर में भरते हो तो भी वो उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, बस क्या होगा, थोड़ा कंप्रेशन के साथ वो ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि सिलेंडर छोटा था। और बड़े सिलेंडर को आप यदि यूज करते हो तो बड़े सिलेंडर को भी वो पूरा वॉल्यूम जो है उसका ऑक्यूपाई कर लेगा, क्लियर है क्या, लेकिन कंप्रेशन यहाँ थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ शेप भी और वॉल्यूम भी दोनों जो चीजें हैं वो फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका वॉल्यूम बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, जबकि इसका तो फिर भी वॉल्यूम फिक्स था, क्योंकि गैस को आप जिस भी कंटेनर में भरोगे उस पूरे कंटेनर में ही फैल जाएगी, समझ गए क्या। छोटे कंटेनर में भरोगे तो छोटे कंटेनर में भी ज्यादा प्रेशर के साथ आ जाएगी, बड़े कंटेनर में भरोगे तो कम प्रेशर के साथ फैल जाएगी। जबकि वाटर में तो ऐसा नहीं था, 1 लीटर वाटर जो है वो 1 लीटर की बोतल में भी आ सकता है, 2 लीटर के में भी आ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि 2 लीटर की में फुल भर देगा उसको, नहीं भरेगा, एक फिक्स स्पेस नहीं आएगा। जबकि 1 लीटर गैस जो है वो 1 लीटर वाले सिलेंडर में भी आ जाएगी और 2 लीटर वाले में भी पूरे में आ जाएगी। आई क्या बात समझ, बस 2 लीटर वाले में प्रेशर कम रहेगा और 1 लीटर वाले में प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो आई होप सो फिजिकल क्लासिफिकेशन का ये पहला जो कंपेरेटिव पार्ट है वो आप समझ गए होंगे। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है, या शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते। पहले बताइए सभी स्टूडेंट इस फर्स्ट कंपेरेटिव स्टडी को जो हमने सॉलिड लिक्विड और गैस की है, समझे हो या नहीं समझे। देन मैं सेकंड पॉइंट पर जाता हूँ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स आप जनरली स्टूडेंट्स को क्या है, गैस समझने में प्रॉब्लम आता है कि गैस का वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं होता, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, यदि हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आप लोगों ने एक बात देखी है ना, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि सॉलिड कुछ इस तरीके का होता है, कोई भी मैटर जो होता है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। हम बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, वो पार्टिकल्स जिनके बार बार रिपीट करने से उस मैटर का फॉर्मेशन हुआ है। मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है उनको बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड के अंदर क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, ऐसे बिल्कुल क्लोज पैकिंग रखते हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से। ये देखिए ये एकदम क्लोज पैकिंग है, फर्स्ट क्लास क्लोज पैकिंग है, एकदम टाइटली पैक्ड है ये, जैसा आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से होता है। इट मींस यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, मैं लिख सकता हूँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर विद टाइट पैकिंग, टाइट पैकिंग के साथ, ठीक है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, टाइट पैकिंग। तो यहाँ ये होता है एक्चुअली, यहाँ क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है टाइट पैकिंग के साथ एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और ये टाइट पैकिंग के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी शेप जो है वो फिक्स है, ये इधर उधर चेंज नहीं होते इस तरीके से, और इसलिए इनका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। तो टाइटली पैक्ड है, यहाँ पर टाइट पैकिंग के साथ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास है। लिक्विड में क्या होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड में ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये थोड़े दूर चले जाते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि ये बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े दूर चले जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से, तो थोड़े दूर चले गए इस तरीके से। इट मींस यहाँ क्या बोल सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ ये भी नहीं लिख सकता कि बहुत दूर है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। और गैस इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर शेप जो है इनकी फिक्स नहीं है, इसलिए ये जो है टाइट पैकिंग नहीं है, तो शेप इनकी चेंज हो जाती है। और यहाँ यदि बात की जाए गैस की, तो गैस में क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ मैं दूर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं बस यही लिखता हूँ यहाँ पर कि कांस्टेंट पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोज, एक दूसरे के ज्यादा पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर तो इसके अंदर होते हैं, फार अपार्ट, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट with respect to each other,
यहाँ ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होती। तो ये सेकंड इनकी कंपैरेटिव स्टडी हुई, ठीक है। यहाँ ये बिल्कुल पास पास है, बहुत टाइटली पैक्ड है, ये थोड़े पास कम है, और ये तो बहुत दूर दूर होते हैं। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए फटाफट। देन थर्ड पॉइंट बताता हूँ मैं, सॉलिड लिक्विड और गैस के बिटवीन। तो देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन को हमने एक साथ स्टडी कर लिया है, सॉलिड भी हम जान गए, लिक्विड भी हम जान रहे हैं, गैस को भी हम जानते जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड है इनमें आपको दिखाई दे रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बिटवीन जो बॉन्ड है, एक्चुअली एक बात बताओ, कोई भी दो चीजें पास कब आती है, जब उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा से ज्यादा हो, वो एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ रही है। कब आएंगी पास, जब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तब। तो सॉलिड में क्या होता है कि कंस्टेंट पार्टिकल्स जो है उनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग है तभी तो ये पास पास है बिल्कुल। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रांग इंट्रामोलिक्यूलर, स्ट्रांग इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिए, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होने वाला। तो जो मैटर है वो आपका सॉलिड है, तो सॉलिड मैटर के अंदर या उसके मॉलिक्यूल के अंदर जो बहुत सारे बॉन्ड्स जो प्रेजेंट है, जो अट्रैक्शन फोर्स जो प्रेजेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो सॉलिड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए उनके कंस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में, ठीक है। लिक्विड में यदि बात की जाए तो यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन मैं वीक भी नहीं बोल सकता, तो वीक होते ना तो ये बिल्कुल दूर दूर चले जाते कंस्टेंट पार्टिकल्स। यहाँ मीडियम है, जो ना तो ज्यादा दूर देने देते पार्टिकल्स को, ना ही ज्यादा पास आने देते, यहाँ मीडियम है, ठीक है। मीडियम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। प्रेजेंट तो यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, और यहाँ मीडियम है। और यहाँ यदि बात करें ना तो आप समझ गए होंगे यहाँ ये कंस्टेंट पार्टिकल्स इतने दूर दूर क्यों है। तो बताइए स्टूडेंट कैसा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा यहाँ पर, बताइए। वीक होगा, वेरी वीक, वेरी वीक होगा, बिल्कुल, तभी तो ये इतने दूर दूर है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं हम वीक और वेरी वीक या कहा कर दिया। इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट। अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट। तो थर्ड जो कंपैरेटिव स्टडी का पॉइंट है वो ये है, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, यहाँ बी मीडियम प्रेजेंट है, सॉरी वहां बहुत वीक है, और इसीलिए यहाँ कंस्टेंट पार्टिकल्स बहुत पास पास है, वहां थोड़े दूर हुए, और वहां तो इतने दूर हो गए कि पता ही नहीं हमें कि एक दूसरे की जान पहचान में वो है भी या नहीं है, ठीक है। और इसीलिए इतना वीक अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए गैस को जिस भी सिलेंडर में भरा जाता है उस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर जाती है। तो कंट्रोल तो होता नहीं पार्टिकल्स पर, एक दूसरे के अट्रैक्शन में है नहीं, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात आप लोग समझे कि यहाँ तक लिख लिया क्या सबने, सॉलिड लिक्विड एंड गैस का ये जो थर्ड पॉइंट है लिख लिया सबने, लिख लिया हो तो ऐसे कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए, लिख लिया तो मैं आगे फोर्थ पॉइंट पर चला जाता हूँ। लिख लीजिए फटाफट, ठीक है सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया, ओके ओके। चलिए आगे जाते हैं, सबने लिख लिया तो देखो स्टूडेंट्स, अब आगे यदि हम यहाँ चलें तो एक खास बात है, सॉलिड में क्या है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन, जैसे मैंने जो अभी डायग्राम बनाया हुआ था आपने उसमें देखा था, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट था, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था कांस्टेंट पार्टिकल्स का, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन रेगुलर अरेंजमेंट,
रेगुलर अरेंजमेंट में यहाँ प्रेजेंट होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। जबकि यहाँ यदि आप देखोगे तो इन दोनों में ये रेगुलर अरेंजमेंट इतना नहीं होता, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसमें तो फिर भी कम इरेगुलर है, उसमें बहुत ज्यादा इरेगुलर है, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स, constituent particles are not present in regular form, और ये तो बहुत ज्यादा इरेगुलर है, वेरी इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of constituent particles, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फोर्थ कंपैरेटिव पॉइंट हुआ इनका। यहाँ कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, यहाँ इतने रेगुलर फॉर्म में ये नहीं होते, यहाँ तो वेरी इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स पे, हम चलते हैं। तो आई होप सो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आप आते हो सॉलिड पर, लिक्विड पर, गैस पर, मेरे ख्याल में आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल, ना आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए, तो 4 पॉइंट्स देख लिए आप लोगों ने। सॉलिड में देखा आप लोगों ने वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं है, उसमें आप लोगों ने लिक्विड में देखा शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम तो फिक्स है। गैस में आप लोगों ने देखा दोनों चीजें ही फिक्स नहीं है। कांस्टेंट पार्टिकल्स के बिटवीन यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यहाँ मीडियम है, यहाँ वीक है। यहाँ ये टाइटली पैक्ड एक दूसरे के पास पास है, यहाँ इतने पास नहीं है, यहाँ बहुत दूर है। यहाँ सिस्टमेटिक और रेगुलर अरेंजमेंट है, इन दोनों में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। सॉलिड में यदि एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे सुगर, सुगर सभी देखते हो अपने घरों में, तो सुगर एक सॉलिड है, उसका रेगुलर अरेंजमेंट में इसमें प्रेजेंट होता है। ऐसे ही NaCl जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं, ऐसे ही आयरन जो है, या जनरली मेटल्स जो है वो सॉलिड ही होती हैं, ठीक है। किसको छोड़कर? केवल मरकरी को छोड़कर। इसमें से Hg जो है वो एक्सेप्शन है, मरकरी, क्योंकि मैंने यहाँ मेटल्स लिखा है, तो मेटल्स में तो सभी मेटल्स आ जाएंगे, और सभी मेटल्स यदि आएंगे तो फिर तो Hg भी वहां काउंट होने लगेगा, तो मैंने पहले ही Hg को यहाँ से बाहर कर दिया है। मरकरी जो है वो मेटल तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए। तो शुगर है, NaCl है, आयरन है, और मेटल्स में तो सभी बहुत सारे कंपाउंड्स आ ही गए, ठीक है। साथ साथ गुड है, तो ये सब जो है वो सॉलिड के एग्जाम्पल आप देख भी सकते हो। आयरन को आप देखते हो, NaCl को आप देखते हो, शुगर को आप देखते हो, ग्लूकोज को आप देखते हो, तो ये सबके सब जो है वो सॉलिड क्लासिफिकेशन में आते हैं, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल है। फिर बात आती है लिक्विड की, तो वाटर जो है आप देखते ही हो, मिल्क जो है, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन Br2, ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वाटर है, मिल्क है, Br2 है, अल्कोहल है, ठीक है। तो ये सबके सब जो है स्टूडेंट्स ये लिक्विड के एग्जांपल हो गए, वाटर, मिल्क, ब्रोमीन, अल्कोहल, ये सबके सब लिक्विड के एग्जांपल हो गए। अब बात करें जैसे गैस की, तो गैस में आपके N2 आ गई, H2 गैस है, O2 गैस है, तो ये जितनी भी गैस है N2, H2, O2 या कोई और अदर गैस यदि है, तो ये सबके सब गैस जो है, ये सबके सब एग्जांपल्स जो है वो गैस के एग्जांपल्स हो गए। तो ये मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया। मैटर को 3 टाइप से फिजिकली क्लासिफाइड किया है, ठीक है। 4 इनके पॉइंट्स देखे आप लोगों ने कंपेरेटिव, साथ साथ इनके एग्जाम्पल देखा। मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, पूछना हो तो ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। सर। ओके ओके ओके, अभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गया होगा यहाँ तक मेरे ख्याल में, ठीक से। चलिए जी, यस सर। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिनको अभी हमें और जानने हैं, ठीक है। इतने पर हम बात नहीं रोक सकते, और वो जानने वाले पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं, यहाँ तक आप लोगों ने सीखा, एक बेसिक इंट्रो लिया कि ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा मैटर का, तो मैटर जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाता है, एक दूसरे की स्टेट में इंटर कन्वर्ट हो जाता है यदि हम कंडीशंस में चेंज करें। कंडीशंस में चेंज करने का मतलब ये है कि यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर में यदि हम चेंज करें, तो जैसे मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ आपको, हमारे पास सॉलिड है कोई, और सॉलिड को यदि हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा। और लिक्विड को हम आगे और हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि वो वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है।
तो मैटर की जो तीनों फिजिकल कंडीशंस है, फिजिकल स्टेट्स है, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती है यदि हम कंडीशंस में चेंज करें तो। और कंडीशंस में चेंज करने का मतलब क्या है कि हम उसके टेम्परेचर में चेंज करें या प्रेशर में चेंज करें। तो सॉलिड को यदि आप हीट करोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को और हीट करोगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता कि सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो तो हो भी सकता है, कंपाउंड की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और यदि हम इसका रिवर्स प्रोसेस करें कि गैस को हम ठंडा करना स्टार्ट कर दें, कूल करें, तो गैस लिक्विड में चली जाएगी, और यदि लिक्विड को हम और कूल करेंगे तो ये सॉलिड में चला जाता है। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, H2O है। H2 आपको पता है आइस की फॉर्म में जब होता है तो वो सॉलिड होता है। ठीक है, आइस की फॉर्म में ये ऑलवेज सॉलिड होता है। जब तक ये रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रिज में जब तक ये रहता है, तो ये आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और सॉलिड होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है। अब आप लोगों ने जैसे ही उसको बाहर निकाला फ्रिज से बाहर, तो जरूरी नहीं कि आप उसको गर्म करें, आपको उसको हीट करने की जरूरत नहीं है। फ्रिज से बाहर निकालते ही टेम्परेचर अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर बहुत कम है और रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री 30 डिग्री के आसपास होता है, तो अपने आप वो हीट होने लगा। तो तभी तो बर्फ जो है, आइस जो है, वो मेल्ट होने लगती है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ पर H2 में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन कौन सी फॉर्म आ जाएगी वो इसकी, वाटर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म है। अब यदि आप वाटर को हीट करते हो, आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप पहुंच जाते हो, तो इस जगह हीट करनी है वाटर को, जब आप यहाँ हीट करते हो तो अब ये H2 फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगी, वो वेपर में आ जाएगा, और वेपर जो है वो इसकी गैसियस फॉर्म है। तो ये तीनों जो फिजिकल फॉर्म्स है, तीनों जो फिजिकल कंडीशंस हैं, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर में यदि चेंज करें तो। सॉलिड को हीट करोगे लिक्विड में जाएगा, और हीट करोगे गैस में जाएगा, गैस को ठंडा करोगे वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस लिक्विड को और ठंडा करोगे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें भी देख लीजिए, जो वेपर्स हैं आपके पास, यदि आपने वेपर को ठंडा करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या होती है, वही तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आप देखा कीजिए प्रेशर कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर कुछ तो वेपराइज वो हो ही जाता है, और जो बच जाता है वो ठंडे होने के बाद बूंद 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 के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में वहां दिखाई देने लगता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कब, जब हमने वेपर को कूल करना स्टार्ट किया। और हमने यदि इसको और कूल कर दिया, लो टेम्परेचर पर ले गए वाटर को, फ्रिज में रख दिया, तो ये आइस में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये तीनों फॉर्म्स जो है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है, लेकिन कब, जब कंडीशंस में चेंज किया जाए। कंडीशंस में चेंज करने का मतलब क्या है, जब टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज किया जाए। समझेगा स्टूडेंट्स इस बात को, यस और नो? यस सर। ओके यस यस सर। ओके ओके, तो इसको आप मेंशन कर लीजिए, एक स्टार Yes, और sir. है, उसको मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, पहले इसको मेंशन कर लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट, सबने लिख लिया क्या? यस सर। ओके ओके ठीक है, यस चलिए हम सर। आगे चलते हैं। एक लाइन लिख लीजिएगा, these are interconvertible these are interconvertible in each other these are interconvertible in each other by changing in temperature and pressure by changing in temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर में यदि चेंज किया जाए तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं।
सॉलिड लिक्विड में चला जाता है, लिक्विड गैस में चला जाता है, गैस लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड सॉलिड में आ जाता है, या फिर डायरेक्ट गैस जो है सॉलिड में चला जाता है, सॉलिड जो है गैस में आ जाता है। ठीक है, यदि हम लोग कंडीशंस में चेंज करें, और कंडीशंस में चेंज करने का मतलब यही है कि टेम्परेचर या प्रेशर में जो है वो यदि हम चेंज करेंगे तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। लिख लिया क्या सबने? यस सर। ओके, चलिए देखिए, अब एक बात और समझिए, ये तो आप लोगों को कंफर्म हो गया कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और कब होते हैं? जब आप कंडीशंस में चेंज करते हो। कंडीशंस में चेंज करने का मतलब क्या है? जब आप टेम्परेचर, देखो कंडीशंस जहां भी आए ना, केमिस्ट्री में यदि मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ कंडीशंस में चेंज, कंडीशंस में चेंज, तो कंडीशंस में चेंज करने का मतलब यही है, आप या तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो या प्रेशर चेंज कर रहे हो। ठीक है, कंडीशन चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको बहुत गरीब कर दिया, अमीर कर दिया, उसकी कंडीशन चेंज कर दी। अरे मैटर का आप क्या गरीब अमीर करोगे? ठीक है, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर में उसको चेंज करना होता है। ठीक है, या तो लो टेम्परेचर पर ले जाओ या हाई टेम्परेचर पर ले जाओ, या उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ा देते हो या प्रेशर उसका रिलीज कर देते हो। ठीक है, तो मैटर जो है इन सब चीजों से अफेक्ट होता है, इसलिए। और देखा आपने अफेक्ट हुआ है, सॉलिड लिक्विड में गया, लिक्विड गैस में गया, जब हमने टेम्परेचर चेंज किया था। अब एक खास बात आती है स्टूडेंट्स, ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, कई जगह बताते हैं, कई जगह नहीं भी बताते। और वो माइन्यूट सा डिफरेंस क्या है कि वेपर और गैस, ये दोनों चीजें बोलने में या देखने में सेम सी लगती है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसको हम कंफर्म करते हैं। तो मैं बताता हूं आपको, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, गैस एंड वेपर, वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है, इसको हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए गैस भी देखने में वैसी दिखाई देती है और वेपर भी देखने में गैस भी दिखाई देती है, लेकिन इनमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैं एक बार में ही बोल रहा हूं और आप एक बार में ही समझ जाएंगे उस डिफरेंस को। इतना सा डिफरेंस इसके लिए कि एक्चुअली ऐसा मैटर जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट हो, वो होता है गैस। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 टू 35 डिग्री के अराउंड जो टेम्परेचर होता है। अब वैसे तो रूम टेम्परेचर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, कंट्री वाइज ये रूम टेम्परेचर या रीजन वाइज ये रूम टेम्परेचर चेंज भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हम 20-25 के अराउंड इसको कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो यदि कोई भी मैटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर यदि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो गैस है। वेपर क्या होता है समझिए, ऐसा कोई भी मैटर जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में नहीं है, या तो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, और हमने उसकी कंडीशन में चेंज किया, जनरली हमने उस पर टेम्परेचर बढ़ाया, और तब यदि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, कब? जब उस पर टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया है, तो इस फॉर्म को बोला जाता है वेपर फॉर्म। समझे या नहीं समझे? इट मीन वेपर जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस नहीं है। रूम टेम्परेचर पर तो वेपर या तो लिक्विड फॉर्म में होती है या सॉलिड फॉर्म में होती है। जब हम वहां पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में जाती है, और उस गैसियस फॉर्म को बोला जाता है वेपर। तो ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट गैस के बिटवीन और वेपर के बिटवीन। गैस वो होते हैं एक्चुअली जो रूम टेम्परेचर पर भी गैसियस स्टेट में हो, और वेपर वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर या तो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, फिर आप वहां से टेम्परेचर बढ़ाएं, और जब टेम्परेचर बढ़े उसके बाद जब वो गैस स्टेट में आए तो उसको बोला जाता है वेपर। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, N2H2 या O2, ये रूम टेम्परेचर पर ही गैसियस फॉर्म में होती हैं, तो ये गैस है, जबकि H2O रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। जब मैं इसको गर्म करूंगा, बहुत ज्यादा गर्म करूंगा, टेम्परेचर 100 डिग्री या उससे ज्यादा ले जाऊंगा, तो ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है वेपर। तो वेपर वाली जो कंडीशन है वो कभी भी रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में नहीं होती। क्या स्टूडेंट आप मेरी इस बात को समझ गए क्या? यस और नो, कि क्या डिफरेंस होता है गैस में और यस सर। ना, ये डिफरेंस होता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं गैस और वेपर सेम है, नहीं है। गैस वो है जो रूम टेम्परेचर पर गैस है, और वेपर वो है जो रूम टेम्परेचर पर गैस ना होकर या तो सॉलिड और लिक्विड है, और जब हम लोगों ने कंडीशंस में चेंज किया तब वो वेपर में कन्वर्ट हुई है, उसको या गैस में कन्वर्ट हुई है, उसको वेपर बोला जाता है। समझे क्या? तो एक लाइन लिखिए आप यहाँ, द मैटर विच एग्जिस्ट इन the matter which exists in the matter which exists in gaseous form at room temperature, the matter which exists in
gaseous form at room temperature, the matter which exists in gaseous form at room temperature is considered as gas, is considered as gas, is considered as gas। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट जो गैस के लिए। अब सेकंड पॉइंट लिखिए इसी में, जहां से मैं वेपर को कंफर्म करवाता हूँ। द मैटर which exists in the matter which exists in solid or liquid form at room temperature, the matter which exists in solid or liquid form at room temperature but when the temperature is raised or increased भी लिख सकते हो, but when the temperature is increased, when the temperature is increased, then it is converted into the gaseous form, then it is converted into the gaseous form। अच्छा वॉइस नहीं आ रही है बरसात, ठीक है बेटा वापस से मैं बोल देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, पहले तो मैंने गैस के लिए बोला था, द मैटर विच एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके बोर्ड पर ही लिख देते हैं, ठीक है। द मैटर विच एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एट आरटी लिखते हैं रूम टेम्परेचर को शॉर्ट में, इज कंसिडर्ड एज गैस, इसको तो बोला जाता है गैस, एज गैस। ओके एंड द मैटर which exist in solid or liquid state at room temperature what when the temperature is increased, then it is converted into the gaseous form or gaseous state, and this gaseous form is considered as vapor, and this gaseous form is considered as vapor। ये है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है वेपर और ये होता है गैस। समझे या नहीं समझे? अब तो लिख लिया होगा सभी स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल में, यस और नो? हाँ ठीक है। जैसे एग्जांपल की यदि बात करें तो मीटिंग का टाइम होने जा रहा है, तो एक एग्जांपल लिख लो, जैसे N2H2O2R गैस एट RT, ये गैस है RT पर, बट H2 इज लिक्विड एट RT, लिक्विड एट RT। और जैसे ही आप लोगों ने H2 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया हीट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप लोगों ने इसको हीट किया, तो अब ये जिस गैसियस फॉर्म में आएगा उसको बोला जाएगा वेपर। ये गैसियस फॉर्म में आ गया, इस गैसियस फॉर्म को बोला जाता है वेपर। समझे सभी स्टूडेंट्स? तो ये बात है, ये होता है गैस और वेपर के बिटवीन डिफरेंस। यस और नो स्टूडेंट, समझ गए क्या सभी? यस सर, यस सर, ठीक है ना? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है, कल मैं आप लोगों को मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आज की क्लास को कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं लगा? कैसा समझ में आया? यस सर, यस सर, अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, तो कल भी ऑन टाइम आइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।
इसको रिवाइज करके थैंक यू आइए, सर। ठीक है? ओके, थैंक यू Thank सर। you, sir.